हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद गोविंद। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम जो है सीटेट का एग्ज़ाम जो कि जुलाई में होने वाला है, उसके लिए कुछ एमसीक्यू तैयार किए हैं जो कि पेपर में आने की संभावना कुछ ज़्यादा ही है। तो हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? इसके जो ऑप्शन है ऐकिक एवं अवैधानिक, ऑप्शन बी निर्धारित और स्थिर, ऑप्शन सी अंतर विषयात्मक और गतिशील, ऑप्शन डी अस्पष्ट और प्राचीन। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर विषयात्मक और जो है गतिशील। प्रश्न नंबर दूसरा, बाल विकास की अवधि का सही क्रम है। इसके ऑप्शन है शिशु अवस्था, गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्यावस्था। गलत है। ऑप्शन बी गर्भावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, ये भी गलत है क्योंकि पहले शिशुअवस्था होगी। ऑप्शन सी गर्भावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, ये भी गलत है क्योंकि मध्य बाल्यावस्था पहले होनी चाहिए, किशोरावस्था बाद में। इसका ऑप्शन डी जो है सही होगा। गर्भावस्था, शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था आती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है। इसके ऑप्शन विसंबंधन, वियोजन, अंतःक्रिया या फिर स्वतंत्र कार्य। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अंतःक्रिया का जो है परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धीकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? इसके जो ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करने हेतु प्रश्नों के उत्तर देने प्रारंभ किए हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस चरण में प्रवेश किया है? इसके जो ऑप्शन है संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत डैश द्वारा दिए गए डैश सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। कौन सा सही है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए लेवागस्की और सामाजिक संस्कृति, ऑप्शन बी जीन पियाजे और सामाजिक संस्कृति, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रायड और गतिशीलात्मक, ऑप्शन डी BFFA अथवा व्यवहारवादिक। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा लेवागस्की
और सामाजिक संस्कृति। बच्चे जो अपनी समझ व ज्ञान रखने वाले के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का जो ये सिद्धांत है वह वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। लेवागास्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए। ऑप्शन बी सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। ऑप्शन डी अधिगम को सम्मूर्त करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर होगा विद्यार्थियों को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने में सहयोग देने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दिया है दोनों ने ही वयस्कों में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर बी पूछा है दोनों के इस सिद्धांतों में विकास के 8 प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर सी है दोनों के सिद्धांत विकास के मध्य बाल्यावस्था चरण तक सीमित है। ऑप्शन नंबर डी दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों की जोड़ी द्वारा प्रदत्त कार्य समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है? इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय अधिगम, ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी कंठस्थीकरण आधारित अधिगम, ऑप्शन नंबर डी निर्देशन आधारित अधिगम। इस प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन बी सही। प्रश्न नंबर 10 दूसरों की मनोदशा प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन ए अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन बी गतिशीलता, ऑप्शन सी अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन डी प्रकृतिवाद। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंतःवैयक्तिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 भाषा और विचार के बारे में क्या सही है? इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन ए एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, ऑप्शन बी एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, ऑप्शन डी दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं।
अगला प्रश्न नंबर 12। प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के प्रतिनिधिक स्वरूप में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रिक उपकरणों की मरम्मत करती है। इस प्रकार के परिवेश में प्रवीण की क्या प्रवृत्ति होगी? इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जेंडर रूढ़िबद्ध विवेकीकरण का समर्थन करेगा, ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं का प्रशस्त करेगा, ऑप्शन सी जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा, ऑप्शन डी जेंडर नामीकरण के अनुकूल व्यवहार करेगा। प्रश्न नंबर 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रशस्त करेगा। अगला प्रश्न नंबर 13। कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप से लेना चाहिए? इस प्रश्न के जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए, ऑप्शन बी अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में लेना चाहिए, ऑप्शन सी अधिगम द्वारा इसकी अनदेखी करनी चाहिए, ऑप्शन डी सभी के लिए समता सृजन करने हेतु इसे सीमित करना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 14। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? इसके जो ऑप्शन रचनात्मक, नियमित, सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित, ऑप्शन डी अधिगम, शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। इसमें जो है जो ऑप्शन नंबर सी है पॉइंट है वो गलत होगा, सूचनाओं के मात्र ग्रहणशीलता पर केंद्रित, ये वाला ऑप्शन गलत होगा, यानी कि ए बी डी जो किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर डी दिया है, यानी कि यही सही होगा, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसके जो ऑप्शन ए अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए, गलत। ऑप्शन बी अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए, हो सकता है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को एक समान योग्यता वाले समूहों में वर्गीकृत करना चाहिए, गलत। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। समावेशन को समुद्र करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? इस प्रश्न के ऑप्शन है प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत। ऑप्शन बी अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्र विधियों को क्रियान्वित करना चाहिए, ये भी गलत। ऑप्शन सी वैयक्तिक भिन्नताओं को अनदेखी करनी चाहिए, ये भी गलत। ऑप्शन डी अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए, सही। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही। अगला प्रश्न नंबर 17। कथन है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों के
समावेशन को सफल करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। इसके जो तर्क दिया गया है, अपनेपन का बोध सीखने के लिए अर्थ प्रेरित करता है। इस प्रश्न का जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन के ए और बी दोनों सही है और ए की व्याख्या सही करता है, यही सही होगा। क्योंकि जो कथन है और तर्क है दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही करा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फ़ॉन्ट का बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, आवेदक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसके जो ऑप्शन है, दृष्टि की आंशिक क्षति हो सकता है, श्रवण बाधित गलत, ऑप्शन सी संवेदी बाधित ये भी गलत, ऑप्शन डी दृष्टि की समग्र कुल क्षति गलत। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए दृष्टि की आंशिक क्षति सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 पूछ रहा है कि स्वलीनता विकार से जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्रायः कौन सी रूढ़ि सामर्थ्यता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन दिए गए हैं इसके, विवरणों के प्रति सजगता यानी कि ध्यान देना हो सकता है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति गलत, प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल ये भी गलत होगा, एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना ये भी गलत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। स्वाधीनता विकार से जूझ रहे ऑटिज्म विद्यार्थियों की प्रायः विवरणों के प्रति सजगता यानी ध्यान देना चाहिए, यही उसकी रूढ़ सामर्थ्यता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न पूछ रहा है, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है। इस प्रश्न के जो ऑप्शन दिए गए हैं, विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी हो सकता है, औसत प्रतिभा वाले विद्यार्थी गलत, अवधारणात्मक अस्पष्टता की कमी ये भी गलत होगा, अतिशय रूप से विश्वस्त ये भी गलत होगा। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी। आई होप आप सभी लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों का भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आगे की जो क्लास है वो कल होगी। जय हिंद, जय भारत।